हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अदनान रफ़ीक हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डाइट इन इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, जिसको हम आईबीडी भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। देखिए, ये जो आईबीडी है ये बेसिकली इसमें दो मेन हमें जो डिजीज़ हैं, एक तो हो गई इसको हम बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस, और दूसरी होती है उसको हम बोलते हैं क्रोन्स डिजीज़। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन डिजीज़ जो है, इसमें डाइट में थोड़ी सी वेरिएशन है। तो जब हम आगे चलेंगे मैं आपको बताता जाऊंगा कि क्या क्या हमने किस में स्पेशल डाइट, किस में हमने ज़्यादातर देनी है। तो क्या है, जो देखिए जो डाइट है ना आईबीडी की, इसमें जो गाइडेंस है ये थोड़ा सा इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, बड़ी कंट्रोवर्शियल है। कभी कभी क्या होती है, फिजिशियंस में भी अनसर्टेनिटी होती है और मरीजों में भी अनसर्टेनिटी होती है कि हम क्या डाइट खाएं क्या ना हम खाएं। तो ये जो बेसिकली जो डाइट है, ये इसको इन्वेस्टिगेट किया गया है एक दो रीजंस की वजह से। एक तो कि ये जो डाइट है कि इसका जो है कि ये क्या बीमारी में इसका कोई रीज़न है, जिसको हम बोलते हैं पैथोजेन इटियोपैथोजेनेसिस, कि क्या इस डाइट से भी ये बीमारी हो सकती है आंत की। और दूसरा कि अगर किसी को बीमारी है आईबीडी, उसमें क्या किस्म की डाइट दी जानी चाहिए। तो ये जो डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस जो हम करते हैं इन पेशेंट्स में जिनको कि आईबीडी है, इनको काफ़ी सारी चीज़ें, एक तो इम्प्रूवमेंट भी हो सकती है, लेकिन उस डाइटरी रिस्ट्रिक्शन की वजह से मरीज़ को माल न्यूट्रिशन भी हो सकती है। तो माल न्यूट्रिशन में काफ़ी सारी डेफिशिएंसीज होती हैं इनमें। अब ये जो गाइडेंस है, जो ये हम जो डाइटरी जो हम इसमें मैनेजमेंट होती है आईबीडी में, बेसिकली हमें इसमें तीन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक तो हो गया जब मरीज़ रिमिशन में है, मतलब कि जब बीमारी सोई हुई है, शांत है, उस वक्त क्या डाइट है। दूसरी हो गई अगर मरीज़ को एक्टिव डिजीज़ है। एक्टिव डिजीज़ मतलब हो गया कि अगर मरीज़ को जो जो बीमारी है इस वक्त एक्टिव है, ब्लीडिंग चल रही है, बाकी सारी चीज़ें हैं, उसमें क्या है। और अगर इंटेस्टिनल फेलियर है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इसमें जो है आपको बहुत एक्स्ट्रा केयरफुल रखना पड़ता है। मतलब ये तीन चीज़ों में का आपको ध्यान रखना पड़ता है। अब जो ये डाइट है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है ना, डाइटिशियन का भी है, जो रजिस्टर्ड डाइटिशियन है, जो कि इसमें आईबीडी में ही डील करती है। उनका उनको उनको आपको एक रिव्यू लेना चाहिए उनसे भी कि क्या हम डाइट लें क्या ना लें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि रिमिशन जब मरीज़ को हो तो उस वक्त हमने क्या करना। देखिए, जो रिमिशन है उसमें इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में जो सबसे बेस्ट डाइट जो मानी जाती है, उसको हम बोलते हैं मेडिटेरेनियन डाइट। मेडिटेरेनियन डाइट जो होती है, ये बेसिकली एक प्लांट बेस्ड डाइट है। प्लांट बेस्ड डाइट मतलब इसमें ज़्यादातर जो फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हैं, मोनो अनसेचुरेटेड फैट्स हैं, जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और जैसे कुछ लीन प्रोटीन्स जो जैसे बेसिकली सी फूड्स में या पोल्ट्री में, या जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स जो होंगे उनको बिल्कुल अवॉइड करना है हमें। और उसमें हमें जो शुगर्स हैं, जैसे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स में जैसे शुगर है, साल्ट है, या ये सारी चीज़ों को हमें कम करना है। इधर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कोई भी जो डाइट है उसको ये नहीं देखा गया है कि वो 100% जो फ्लेयर्स होते हैं आईबीडी के, जैसे मतलब रिकरेंस हो जाए, उसमें इम्प्रूवमेंट करती है। और ये देखा गया है पर्टिकुलरली अल्सरेटिव कोलाइटिस पेशेंट्स में कि जो रेड मीट है और जो प्रोसेस्ड मीट है उनको अवॉइड किया जाना चाहिए, क्योंकि ये देखा गया है कि उन चीज़ों की वजह से, रेड और प्रोसेस्ड मीट की वजह से, मरीज़ जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के हैं उनको फ्लेयर्स हो सकता है। लेकिन क्रोन डिजीज़ में ऐसा नहीं है। क्रोन डिजीज़ में रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट का कोई भी रोल नहीं देखा गया है इन रिलैप्स ऑफ क्रोन्स डिजीज़। फिर दूसरी चीज़, ये तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मरीज़ को रिलैप्स है, उसके बाद हम मेडिटेरेनियन डाइट के बगैर आप बाकी भी डाइटें हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन कौन सी हमें जो 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 डाइट्स हैं उनका हमें वो हम यूज़ कर सकते। दूसरा हो गया, ये तो मैंने आपको बताया अगर आईबीडी रिमिशन में। अब होता है स्पेशल केसेस हो गई अगर मरीजों को स्ट्रिक्चर्स होती है, अगर आंत की नैरोइंग, कहीं पे सिकुड़न हो जाती है आंत की इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज में, उसको बोलते हैं हम स्ट्रिक्चर्स। तो स्ट्रिक्चर्स में कि हमें क्या क्या करना चाहिए, उसमें हम ज़्यादातर जो है ना कि हम करते हैं जो
जो ये जैसे प्लांट बेस्ड फूड्स होते हैं, जो मैंने आपको मेडिटेरियन डाइट में बताया, रॉ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फाइबरस चीज़ें जो हैं, उनकी टेक्सचर्स की वजह से आपको लग जाएगा कि उनको अवॉइड करना चाहिए। और हमें जब खाना खाते हैं हमें पूरा एम्फेसिस होना चाहिए कि हम प्रॉपरली उसको च्यू कर रहे हैं, उसको अच्छी तरह कुक कर रहे हैं, प्रोसेस जो कर रहे हैं अच्छी तरह, उनको उबाला अच्छी तरह है, वो सॉफ्ट हैं कि नहीं है, उनकी कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ही कम, लेस फाइबरनेस होनी चाहिए। इससे जो है पेशेंट का जो 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 है ये जो स्ट्रक्चर डिजीज़ में है उसमें मरीज़ को हेल्प मिल सकती है। तो ज़्यादातर जो स्ट्रक्चरिंग होगी इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, जो कि ज़्यादातर क्रोन्स डिजीज़ में जो पाई जाती है, उसमें हम सॉल्यूबल फाइबर्स होती हैं जो इजीली डाइजेस्टिबल फाइबर्स हों, जब कुक्ड स्टीम्ड जैसे मैंने आपको बताया, या पील्ड, या जो जो मैश किया हुआ हो, उन इन चीज़ों को हमें यूज़ करना चाहिए अच्छी तरह प्रॉपरली, जो गर्म चीज़ें, और जो जिन चीज़ों में रफ़ेज ज़्यादा हो, जैसे मैंने सब्ज़ी हो गई, पत्ते वाली सब्ज़ियाँ, सलाद हो गई, जैसे फ्रूट्स होते हैं जिनको कि छिलके वाले फ्रूट, जैसे अनपील एप्पल्स जिनको छिला नहीं गया हो, या मक्की हो गई, या बाकी जैसे लेट्यूस है, इन या ब्रोकली है, इन चीज़ों को अवॉइड किया जाना चाहिए। उसके बाद हो गया, अगर मरीज़ को पूरी आंत ही जो है वो स्ट्रक्चर्ड है, उस केस में जो है हमें उसमें भी स्पेशल प्रिकॉशंस रहने का ध्यान रखना पड़ता है। उस जब जब मरीज़ को पूरी आंत में सूजन हो तो उसमें क्या है, उसमें हम एंट्रल न्यूट्रिशन बोलते हैं, एंट्रल न्यूट्रिशन बोलते हैं हम, जो सीधा ही छोटी आंत में न्यूट्रिशन चली जाए। एंट्रल न्यूट्रिशन में जो है क्या बोलते हैं वो उसमें स्पेशल चीज़ें होती हैं, जैसे एक उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव एंट्रल न्यूट्रिशन, जिसमें कि हम की लिक्विड फॉर्मुलेशंस होती हैं, पाउडर्स होते हैं, वो मरीज़ को देते हैं। उसमें सिर्फ उसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव एंट्रल न्यूट्रिशन। तो वो हम यूज़ करते हैं, जैसे क्रोन्स डिजीज़ में पर्टिकुलरली जो है ना, बच्चों में ये ज़्यादा बोलते हैं कारोगर है। अगर बच्चों में डिजीज़ एक्टिविटी हो, बोलते हैं कि ज़्यादातर रोगों में इस एंट्रल न्यूट्रिशन से जो है ना, ये दवाई की भी बी स्टीरॉयड जो होते हैं, जैसे एक स्पेशल चीज़ जो स्टीरॉयड हम देते हैं इन पेशेंट्स में फॉर क्रोन्स डिजीज़ की रिमिशन के लिए, बी ये डाइट उसके बराबर एक्ट करे, तो बी मरीज़ों को स्टीरॉयड की भी डाइट की ज़रूरत ना पड़े। तो इसलिए ये न्यूट्रिशन, जिसमें कि हम, मैंने जैसे बताया, जो कि फीडिंग हम करते हैं डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद जो होती है, ये तो मैंने आपको बताया एंट्रल न्यूट्रिशन। उसके बाद हो गई, अगर हम मरीज़ को क्या बोलते हैं, कुछ स्पेशल डाइट होती है जिसको हम बोलते हैं क्रोन्स डिजीज़ एक्सक्लूसिव डाइट। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम पेरेंटल न्यूट्रिशन नाक से हम उसमें सीधा डाल देते हैं, और साथ में हम उसमें स्पेशल किस्म के फार्मूलाज देते हैं। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये एंट्रल एक्सक्लूसिव न्यूट्रिशन, और दूसरी मैं सीडेड जो बताया मैंने आपको, क्रोन्स डिजीज़ एक्सक्लूजन डाइट, ये दोनों ही मरीज़ को रिमिशन के लिए, जैसे अगर उनको एक्टिव डिजीज़ है तो उसको हेल्प करते हैं कि उसको वो इम्प्रूवमेंट हो जाए। उसके बाद हो गई तीसरी चीज़ होती है कि मरीज़ को अगर जो है उसको हम बोलते हैं कि अगर अगर उनको क्या बोलते हैं कि मरीज़ को कहीं ऑपरेशन के लिए लेना हो, कभी सर्जरी की ज़रूरत है मरीज़ को, क्रोन्स डिजीज़ को, स्ट्रक्चरिंग डिजीज़ है, या माल नरिश्ड हैं, तो उसमें क्या है, उसमें भी या तो अगर वो टॉलरेट करते हैं, देखिए मुंह से जो है सबसे बेस्ट चीज़ होती है डाइट, अगर मुंह से दे पाओ तो वो सबसे बेस्ट है, अगर आप ओरली दे पाओ। अगर ओरली नहीं दे पाओ, फिर हो गई आपको मैंने बताया एंट्रल न्यूट्रिशन। अगर एंट्रल न्यूट्रिशन हो गई आपको डायरेक्ट उसमें छोटी आंत में, अगर उससे भी ना दे पाओ, फिर हमें कभी क्या होता है, पेरेंटल न्यूट्रिशन देनी पड़ती है, मरीज़ को बिल्डअप करना पड़ता है सर्जरी से पहले, और उसके बाद जो है हम क्या है, मरीज़ को आगे जो है सर्जरी के लिए ले सकते हैं। कभी कभी आंत में जो है एब्सेसिस बन जाते हैं, ये पर्टिकुलरली क्रोन्स डिजीज़ में है, या कभी कभी फिस्चुला होता है, मरीज़ को फिस्चुला हो गया कि कम्युनिकेशन हो जाती है, या कभी कभी उनको आंत निकाली जाती है, तो उस केस में हम उनको शॉर्ट बाउल सिंड्रोम बोलते हैं। तो उस केस में जो है सिर्फ पेरेंटल हमें बिल्डअप करना पड़ता है पेशेंट को, तो हम पेरेंटल न्यूट्रिशन जो है वो डायरेक्ट हम देते हैं, जिसमें कि हम इनको मरीज़ों को जो है फ्लूइड्स दे देते हैं,
या स्पेशल GLP एनालॉग्स होती हैं एक दवाइयाँ, वो हम देते हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था, जो डाइट्स जो मैंने आपको बताया था उसमें जो मेडिटेरेनियन डाइट मैंने आपको बताया, मेडिटेरेनियन डाइट मैंने आपको बताया कि ये जो है प्लांट फोकस्ड डाइट होती है बेसिकली। इसमें क्या है, हम जो हैं ज़्यादातर बोलते हैं मरीजों के कि वो होल ग्रेन्स ले लें, फ्रूट्स ले लें, वेजिटेबल्स ले लें, और जो मेन जो सोर्स होता है ना फैट्स का, उसमें हम फिश को हम लेते हैं, या ऑलिव ऑयल होती है, या हम नट्स होते हैं, या सीड्स होते हैं, ये हम बोलते हैं इनको मरीजों को। ये मेडिटेरेनियन डाइट जो है इसमें बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद पाई गई है। फिर जो प्रोटीन का सोर्स जो होता है वो ज़्यादातर जो प्रोटीन होता है वो लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स हों, या पोल्ट्री हो, या आप समझ लो फिश जैसे मैंने बताया, या बीन्स हो गई, या लेग्यूम्स हो गए, तो ये जो है ये सारे इन मेडिटेरियन डाइट में होते हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जो जो इसमें आपको जो हाई सैचुरेटेड फैट जो जिनमें होता है, जैसे मैंने रेड मीट बताया, और प्रोसेस्ड मीट जो है इसको आपने अवॉइड करना है। तो दूसरी हो गई कभी कभी जो एक डाइट, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट डाइट। ये भी देखा गया है। एक तो मेडिटेरेनियन डाइट बताई मैंने, ये एक स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट डाइट जो है ये ऑलमोस्ट जो न्यूट्रिशनली होती है ये पूरी कंप्लीट होती है। ये ग्रेन फ्री, इसमें हम कोई भी ग्रेन्स नहीं देते हैं, आप समझ गए। ग्रेन्स को अवॉइड करना होता है, और इसमें इम्पॉर्टेंट एक शुगर भी कम रखते हैं, और लैक्टोज भी बिल्कुल कम कर देते हैं। और जो हार्ड इजीली डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स हों उनको हम जो इजीली डाइजेस्टेबल जो हार्ड कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो इजीली डाइजेस्टेबल नहीं हैं उनको हम अवॉइड करते हैं इन पेशेंट्स में। और उसके बाद क्या होता है, जैसे कुछ फूड्स हो गए, जैसे मैं आपको बताऊं जिनमें कि मीट्स में जैसे प्रोसेस्ड मीट हो गए, उनको हम अवॉइड करते हैं। ऑयल्स जो है स्पेसिफिक जो स्पेशल जो जिसमें एडिटिव हो वो हम अवॉइड करते हैं। उसके बगैर जैसे हम उनको मरीज़ों को क्या हम देते हैं, शुगर फ्री हम उनको कॉफ़ी बोलते हैं, चाय ले लो, बटर पीनट बटर बोलते हैं, जूसेस हम बोलते हैं उनको, हम लो लैक्टोज डायरी प्रोडक्ट्स हम उनको बोलते हैं, जिनमें कि लैक्टोज जो है कुछ दूध है जिनमें कि लैक्टोज फ्री मिल्क आता है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। और नॉन स्टार्ची जो होते हैं वेजिटेबल्स वो हम यूज़ करते हैं इन पेशेंट्स में। अब हो गया उसमें जैसे फूड्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि क्या नहीं अलाउड हैं, तो उसमें मेनली जो मैंने बताया कि ग्रेन्स वेन्स जो होते हैं ये अलाउड नहीं हैं। उसके बाद हो गया हमारे पास लो फूड मैप डाइट है। लो फूड मैप डाइट जो होती है ये भी हम इन पेशेंट्स में ट्राई करते हैं। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ जिन मरीज़ों को हो, पर्टिकुलरली जिनको कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का कंपोनेंट साथ में हो। लेकिन ये जो लो फूड मैप डाइट है ये हम ज़्यादा से ज़्यादा 8 हफ्ते तक ही देते हैं, और इससे जो है ये देखा गया है इसमें जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं जो कि फेवरेबल होते हैं इंटेस्टाइन के लिए, उसकी कमी हो जाती है। और जो गट माइक्रोबायोम होता है, जो आंत में जो बैक्टीरिया फेवरेबल बैक्टीरिया होते हैं वो भी अल्टर हो जाते हैं। तो इसलिए ये डाइट जो है ये हम ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते हैं। उसके बाद हो गया क्रोन्स डिजीज़ एक्सक्लूजन डाइट। क्रोन्स डिजीज़ एक्सक्लूजन डाइट, और ये जो मैंने जैसे एंटरल न्यूट्रिशन बताई जब हम देते हैं तो ये हमें देखा है कि ये जो है दे आर ऑलमोस्ट इक्वली गुड। तो क्रोन डिजीज़ एक्सक्लूजन डाइट में हम क्या करते हैं, इसमें जो होता है जो ये एक होल फूड बेस्ड डाइट होती है जो कि हम डिज़ाइन करते हैं। बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं कि ये इसमें 3 फेजेस में हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहली फेज़ जो होती है ना, ये तीनों फेजेस जो है इसमें पहली फेज़ मैंडेटरी जो होता है, इसमें हम फिश इसमें अलो करते हैं, चिकन ब्रेस्ट होता है, और अंडे एग्स हम अलो करते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, ये जो ये फेज़ 1 है इसमें हम उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें हम राइस, कुक्ड पोटैटोज़ और टमाटोज़, ऑनियंस, गार्लिक, जिंजर और ओलिव ऑयल और ये कैनोला ऑयल ये हम अलो करते हैं। और इसमें हम लिमिट करते हैं, जैसे कुछ चीज़ों को, जैसे हो गया कुकम्बर हो गया, कैरेट्स हो गए, स्पिनच हो गई, लेट्यूस, बनानास, एप्पल्स, स्ट्रॉबेरीज, मेलन्स
और सिट्रस जूसेस को इसमें हम लिमिट करते हैं। फिर दूसरा फेज़ जो होता है ना, फेज़ 2 उसको बोलते हैं, इसका जो क्रोन डिजीज एक्सक्लूजन डाइट का। फेज़ 2 में हम क्या करते हैं, पहले फेज़ वाले जो फूड्स हैं वो अलाउ होते हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं, हम उसमें एक जो होता है कि एक स्पेशल फिश जैसे टूना है, होल ग्रेन ब्रेड हम अलाउ करते हैं, ओट्स अलाउ करते हैं हम इन पेशेंट्स में, रेड पेपर्स, कुछ वेजिटेबल्स ऐड करते हैं जैसे बीन्स हो गई, पीज हो गई, उनमें टर्निप्स हो गई, और कुछ जो होती हैं ये जो चीज़ें होती हैं ये हम इसमें अलाउ करते हैं। फिर तीसरे फेज़ में क्या होता है, ये इसको हम बोलते हैं मेंटेनेंस फेज़। मेंटेनेंस फेज़ में क्या होता है कि हम इसमें ये जो पहले और दो फूड्स हैं ये तो हम अलाउ करते ही हैं फेज़ 1 और फेज़ 2 के। तो तीसरे फेज़ में हम क्या करते हैं, सी फूड्स हो गए, ये चीज़ें सी फूड्स हो गए, ये हम इसमें अलाउ करते हैं। और इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना, इसमें हमें परमानेंट रिस्ट्रिक्शंस होती हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स पे। याद रखिए, सॉफ्ट ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं अलाउड हैं, प्रोसेस्ड मीट्स अलाउड नहीं हैं, इमल्सीफायर गम्स नहीं अलाउड हैं। तो जो पहली फेज़ होती है ना, इसमें ये 1 से 6 हफ्ते तक होती है, और इसमें जो है 50% तक जो कैलोरीज होती हैं वो हम ओरल सप्लीमेंट्स के थ्रू देते हैं। दूसरी फेज़ जो होती है इसमें 25% तक जो कैलोरीज होती है वो ओरल सप्लीमेंट्स के इसमें होती हैं। और इसमें जो होता है, ये जो दूसरी फेज़ होती है ये 7 से 12 हफ्ते तक होती है। तो तीसरी फेज़ जो होती है वो 13 हफ्ते तक होती है। तो उसके ये हो गई हमारी जो फेजेस हैं इसकी। अब ये जो पेशेंट्स होते हैं आईबीडी के, इनको हमें रेगुलर स्क्रीन करना चाहिए माल न्यूट्रिशन के लिए। और ये कम से कम 6 महीने से 12 महीने में मरीजों को देखा जाना चाहिए कि कहीं इनका वज़न कम तो नहीं हो रहा है, इनको एडिमा या कोई फ्लूइड रिटेंशन तो नहीं हो रही है, फैट और मसल मास तो नहीं लॉस हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये इन पेशेंट को रेगुलरली मॉनिटर करते रहना चाहिए। और उसके बाद क्या हो गया, हमें इन पेशेंट्स में जो आईबीडी के पेशेंट्स होते हैं इनको विटामिन डी और आयरन डेफिशिएंसीज भी बहुत कॉमन होती हैं। तो इन पेशेंट्स को हमें विटामिन डी के लिए और आयरन डेफिशिएंसी के लिए भी मॉनिटर करते रहना चाहिए। और अगर हमें ज़रूरत लगती है तो मरीज़ को हम जो है ये डेफिशिएंसी करेक्ट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ मरीजों में अगर जिनमें कि एक्सटेंसिव इलियल डिजीज, जैसे छोटी आंत का जो लास्ट पोर्शन होता है इसको हम इलियम बोलते हैं, अगर वो एक्सटेंसिव डिजीज़ हो या उनकी पीछे कोई सर्जरी हुई हो छोटी आंत की, तो उनमें क्या होता है, उनमें हमें विटामिन बी 12 के लिए भी विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी के लिए भी देखना ज़रूरी होता है। अब ये माल न्यूट्रिशन जो है ये क्यों ज़रूरी है इन पेशेंट्स को हमने चेक करना, क्योंकि ये देखा गया है कि जो जिन पेशेंट्स में माल न्यूट्रिशन हो उनमें जो होते हैं, उनमें आउटकम्स जो होते हैं वो बड़े ख़राब होते हैं। इन मरीज़ों में जिनमें माल नरिशमेंट हो उनमें जो है एमरजेंसी विजिट ज़्यादा होती हैं, जो वो ज़्यादातर हॉस्पिटल जाते रहते हैं कभी फ्लेयर्स की वजह से, या और उनकी जो हॉस्पिटलाइजेशन की ड्यूरेशन होती है वो जो होती है, बार बार वो एडमिट हो जाते हैं, बार बार उनको दिक्कतें होती हैं। और कभी कभी उनको नॉन इलेक्टिव सर्जरीज़ या उन मरीज़ों को रिस्क होता है मॉर्टेलिटी का ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन, और उनको दवाई से भी जो है रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता है, और उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है वो भी अच्छी नहीं होती है। तो ये जो गाइडलाइंस है ये मेनली दो एसोसिएशंस है, एक तो यूरोपियन सोसाइटी है फॉर पेरेंटल और एंटरल न्यूट्रिशन, को हम ESPN बोलते हैं, और दूसरी है एकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डायबिटिक्स जो कि अमेरिकन सोसाइटी है फॉर पेरेंटल एंड एंटरल न्यूट्रिशन। ये दोनों जो हैं ये रिकमेंड करते हैं कि ये सारे जो भी मरीज़ होते हैं इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ के, इनको जो है माल न्यूट्रिशन के लिए देखा जाना चाहिए, और इनको जो है इनको बहुत ज़रूरी है कि इनको अगर स्क्रीनिंग की जाए माल न्यूट्रिशन के लिए। उसके बाद हो गया जो एक और इम्पॉर्टेंट एडवाइस इन पेशेंट्स के लिए है, जो भी पेशेंट्स होते हैं जो चाहे ये आउट पेशेंट्स या इन पेशेंट्स जिनको कि कॉम्प्लिकेटेड आईबीडी हो, इनको जो है इनको रजिस्टर्ड डाइटिशियन जो कि स्पेशली जो होते हैं जो कि माल न्यूट्रिशन में
और जो कि शॉर्ट बाउल और एंटीरोक्यूटेनियस फिस्टुला, या जिनमें भी जो कम्प्लेक्स न्यूट्रिशनल थेरेपी की जो ज़रूरत होती है, उनको ये ज़रूर दिखाया जाना चाहिए रजिस्टर्ड डाइटिशियन को। और हम तो ये सोचते हैं कि जो भी नए डायग्नोज्ड पेशेंट्स हो आईबीडी के इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ को, कि उनको ज़रूरी दिखाया जाना चाहिए रजिस्टर्ड डाइटिशियन को, ताकि उनका वो ये एक बेसिकली आप समझ लीजिए एक मल्टी डिसिप्लिनरी एक अप्रोच है, जिसमें कि न कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बल्कि डाइटिशियन का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसमें, जो मैनेजमेंट है, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट जो होती है आईबीडी की। अब ये तो मैंने आपको बता दी सारी चीज़ें कि हमें कौन कौन सी डाइट्स इसमें रिकमेंडेड है, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं हम इसमें। अब हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो प्रिवेंशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, जब बच्चा पैदा होता है उधर से ही शुरू होनी चाहिए। तो ब्रेस्ट फीडिंग जो देखा गया है, ब्रेस्ट फीडिंग के साथ जो है ये लोअर रिस्क है फॉर डेवलपमेंट या डायग्नोसिस ऑफ आईबीडी बच्चों में। और दूसरा, हमने जैसे मैंने आपको एक और जैसे मैंने बताया था, जो मेडिटेरेनियन डाइट मैंने बोला, ये जो मेडिटेरेनियन डाइट या जो भी हेल्दी बैलेंस डाइट होती है, ये जो रिच हो फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, और जो कि जिसमें कि डिक्रीज इनटेक हो, हम लोगों को अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो है ये सब अवॉइड करने चाहिए। इन सारी ही अगर हम ये चीज़ें करेंगे तो हमारा जो है आईबीडी का रिस्क जो है ये बहुत कम हो जाता है। अब ये तो हो गया हमारे लिए न्यूट्रिशन। देखिए, ये न्यूट्रिशन बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो इसमें हमारा जो पेशेंट्स हैं उसमें उनको डाइटिशियन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो उनको डाइटिशियन की भी एक एडवाइस ले लेनी चाहिए इसमें। अब इसमें जो है कि मैंने जैसे बताया माल न्यूट्रिशन, इसमें हमें जो होती है ना, इसमें हमें सप्लीमेंटेशन की भी ज़रूरत पड़ती है मरीज़ों को। ओरल सप्लीमेंट्स जैसे होते हैं विटामिन डी, आयरन हो गया, आयरन डेफिशिएंसी, B12 मैंने आपको बताया, ये भी बड़ी कॉमन है। हम और इन मरीज़ों को जो हम दवाई शुरू करते हैं 5A से डेरिवेटिव, उससे फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं वंस जब हम मरीज़ों को ट्रीट करते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के। तो इसकी जो न्यूट्रिशन जो हमने जो सप्लीमेंटेशन है उस पर मैं इंशाल्लाह आगे एक कोई शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि हमें कैसे कैसे इनको मरीज़ों को क्या टेस्टिंग होनी चाहिए आईबीडी के पेशेंट्स को फॉर आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन B12 और विटामिन डी डेफिशिएंसी के लिए कैसे देखा जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों से अल्टीमेटली जो है हम पेशेंट को हेल्प कर सकते हैं। इधर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जिन मरीज़ों में कॉम्प्लिकेटेड आईबीडी ना हो उनका नॉर्मल सर्वाइवल होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। लेकिन जब उनको कॉम्प्लिकेशन है, जब उनकी बिकॉज ऑफ जो पुअर हैबिट्स हों, उनकी ईटिंग हैबिट्स हैं, बाकी सारी चीज़ों की वजह से उनका जो है जो सर्वाइवल जो है वो कम हो जाता है अगर वो प्रॉपर एडवाइस ना फॉलो करें। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पूरा प्रॉपरली एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को प्रॉपरली दिखाते रहें जिनको भी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ डायग्नोज हुई हो। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। थैंक यू वेरी मच।